गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए फाइनल ईयर की क्लास को लेकर। आज हम बीए फाइनल ईयर की हिस्ट्री की बुक आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति और उनकी प्रमुख सफलताएं क्या थी। तो आज हम उदारवादियों की कार्य पद्धति और उनकी सफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि 1885 में A.O. ह्यूम ने भारत में कांग्रेस की स्थापना की थी और राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल है 1885 से 1905 तक का जो काल था वो इसके अंतर्गत उदारवादियों की प्रमुख भूमिका रही थी। उदारवादियों के प्रमुख जो नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोविंद रानडे। तो उदारवादियों के ये प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और गोविंद रानडे। ये उदारवादियों के प्रमुख नेता रहे थे। इसका जो काल है 1805 से 1905 ईस्वी के मध्य माना गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण था 1905 से लेकर 1919 तक का जो काल था वो उग्रवादियों के हाथों में शासन की बागडोर रही थी। जब संवैधानिक साधनों से जब संवैधानिक साधनों को अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया था, अर्थात उदारवादियों की संवैधानिक मांग को मानने से ब्रिटिश सरकार ने जब मना कर दिया तो शासन की जो बागडोर थी वो उग्रवादियों के हाथों में चली गई थी। और 1905 से लेकर 1919 तक का जो काल था वो भारतीय इतिहास में उग्रवादियों के काल के नाम से जाना जाता है। उग्रवादियों के प्रमुख जो नेता थे वो थे बाल लाल पाल, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो ये जो उग्रवादी नेता थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक साधनों को अनिवार्य नहीं मानते थे, बल्कि ये संघर्ष को उचित समझते थे, अर्थात स्वदेशी बहिष्कार के पक्ष में थे। तो इस प्रकार उदारवादियों और उग्रवादियों की जो विचारधारा थी वो एक दूसरे के विपरीत विचारधारा थी, क्योंकि जो उदारवादी जो लोग थे अर्थात जो उदारवादियों के नेता थे ये ब्रिटेन के प्रति अर्थात ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते थे। उनकी न्यायप्रियता में भी उनका पूरा विश्वास था और ये लोग जो थे संवैधानिक साधनों में इनका विश्वास था, अर्थात प्रार्थना पत्रों, शिष्टमंडलों के द्वारा अपनी जो मांगे हैं ब्रिटेन के सामने रखना चाहते थे और ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध रखने के ये पक्ष में भी थे और प्रशासन में सुधार करते हुए ये राष्ट्रीय एकता के समर्थक भी रहे थे। अर्थात ये अपनी मांगे मनवाने के लिए अनुनय विनय का सहारा लेते थे और इन नेताओं का मानना था कि अगर सही ढंग से ब्रिटेन अर्थात ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे रखी जाए तो वे अवश्य पूरी करते हैं। अर्थात ये नरम दल के नेता थे और ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध रखने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो उदारवादियों के हाथों में रहा और द्वितीय जो चरण था वो उग्रवादियों के हाथों में रहा। इसकी जो काल अवधि है 1905 से 1919 तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी जी के हाथों में चला गया था। और तीसरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1919 से 1929 तक चला। उसके पश्चात चौथा जो चरण था 1929 से 1939 तक राष्ट्रीय आंदोलन का चौथा चरण रहा। तो इस प्रकार जो प्रथम चरण है उदारवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब हम उदारवादियों की विचारधारा और कार्यपद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
नंबर 1 है, जो उदारवादी नेता थे वो ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखते थे। ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समर्थक रहे थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के साथ ये उदारवादी जो नेता थे स्थायी संबंध रखने में विश्वास रखते थे। इसी प्रकार उदारवादी नेताओं की अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। इसके अलावा संवैधानिक साधनों में इनका विश्वास था उदारवादी नेताओं की, अर्थात ये संघर्ष को अनिवार्य नहीं मानते थे। इसके अलावा कर्मिक सुधार अर्थात प्रशासन में धीरे धीरे सुधार लाने के पक्ष में थे उदारवादियों के नेता। इसके अलावा राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति पर ये बल देते थे। प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के ये समर्थक रहे थे उदारवादी नेता। इसी प्रकार उदारवादियों की जो कार्यपद्धति थी वो स्पष्ट की गई थी। तो सबसे प्रथम है ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखना। तो इस प्रकार जो उदारवादी नेता थे वो ब्रिटिश शासन के प्रबल समर्थक थे। उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता थी और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति की भावना जो थी वो उदारवादी नेताओं में काफी हद तक व्यापक थी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन ने ही स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है। आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा, यातायात, संचार के साधन, जिसके कारण भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई है, इसके लिए उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार ही है। अतः हमें उनका ये उपकार कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 नंबर, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समर्थक थे उदारवादी नेता। इसी प्रकार उदारवादी जो नेता थे वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समर्थक रहे थे। वे बर्क मिल, मैकाले, हर्बर्ट स्पेंसर आदि के विचारों से ये लोग काफी प्रभावित थे। उन्होंने पाश्चात्य विचारकों से ही स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना, लोकतंत्र के विचार, संसदीय प्रणाली आदि के जो विचार थे वो इन्हीं से ही ग्रहण किए थे। यही कारण है कि जो उदारवादी नेता थे पाश्चात्य शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए जाने पर बल देते थे। वे मार्गदर्शन के लिए पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने की प्रेरणा देते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट है ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए जाने के विश्वास। तो इसी प्रकार जो उदारवादी नेता थे वो ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश संसद ने ही अर्थात ब्रिटिश शासन ने ही अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात संचार के साधन, न्याय व्यवस्था, स्थानीय शासन आदि के रूप में हमें प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है। अतः हमें किसी भी कीमत पर ब्रिटेन के साथ जो अपने संबंध है नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि ये ब्रिटेन के साथ आजीवन संबंध रखने के पक्ष में थे उदारवादी नेता। इसी प्रकार नेक्स्ट है अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास। तो उदारवादी नेता जो थे ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में इनका पूरा विश्वास था। उदारवादी नेता मानते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं। यदि उन्हें सही दृष्टिकोण का, यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान दे दिया जाए तो वे इसे जरूर स्वीकार करेंगे। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में भाषण देते हुए शिव नारायण धर ने कहा था कि यदि आप अपनी मांगे विनम्रता, सत्यता और उत्साह के साथ प्रस्तुत करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाए। अर्थात उदारवादी नेता जो कि कांग्रेस के थे, इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। फिरोज शाह मेहता ने कहा भी था कि मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं है कि अंग्रेज शासक
हमारी आवाज को न सुने। अर्थात सही ढंग से अगर अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जाए तो वे उसे जरूर स्वीकार करेंगे। अर्थात इनकी निष्ठा काफी थी उदारवादी नेताओं की। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों में इनका विश्वास था उदारवादी नेताओं का। तो इसी प्रकार जो उदारवादी नेता थे इनका संवैधानिक साधनों में विश्वास था। अर्थात ये लोग संघर्ष को उचित नहीं मानते थे, बल्कि ये लोग प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों द्वारा अपनी जो मांग है वो सरकार के सामने रखना चाहते थे। वे ब्रिटिश सरकार से किसी भी कीमत पर संघर्ष करने को तैयार नहीं थे। अर्थात उदारवादी नेता ब्रिटिश सरकार के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना चाहते थे और अपनी मांगे मनवाने के लिए ये संघर्ष को अनिवार्य नहीं मानते थे। इस प्रकार हिंसात्मक साधनों में उदारवादी नेताओं का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों के पश्चात कर्मिक सुधारों में विश्वास। इसी प्रकार जो उदारवादी नेता थे ये कर्मिक सुधारों में इनका पूरा विश्वास था। अर्थात ये क्रांतिकारी परिवर्तन के विरोधी थे। वे चाहते थे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए। क्रमिक सुधार के पक्षधर थे उदारवादी नेता। उनका मुख्य उद्देश्य परिषदों, सेवाओं, स्थानीय संस्थाओं तथा रक्षा सेनाओं आदि में सुधार करवाना था। यही कारण है कि जो उदारवादी नेता थे वो क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध रहे थे। इसी प्रकार नेक्स्ट है राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। तो उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी प्रजातंत्र, स्वशासन और संसदीय संस्थाओं के समर्थक थे और ऐसी ही संस्थाएं ये भारत में भी लाना चाहते थे। तो इस प्रकार उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की स्थापना चाहते थे, जबकि जो उग्रवादी थे वो ब्रिटिश शासन को भारत से खदेड़कर स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। नेक्स्ट है प्रशासकीय सुधार। इसी प्रकार उदारवादी ने प्रशासकीय और वैधानिक सुधारों पर भी बल दिया और उनकी जो मांगे थी वो निम्नलिखित थी। पहला है भारत सचिव की परिषद को समाप्त किया जाए। उदारवादियों की प्रमुख जो मांग थी प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत पहली थी भारत सचिव की परिषद को समाप्त किया जाए। नंबर 2, केंद्रीय और प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार किया जाए, उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। नंबर 3, उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को अंग्रेजों के ही समान अवसर दिए जाए और इसके अलावा इंडियन सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षाएं भारत में भी आयोजित होए तथा इन सेवाओं में जो प्रवेश की आयु है वो बढ़ा दी जाए। प्रवेश की आयु है वो बढ़ाई जाए। फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। इसके अलावा भारत के सैनिक व्यय में कमी की जाए। भारत सचिव की काउंसिलों में भारतीयों को भी स्थान मिले। भू राजस्व कम किया जाए। नमक कर में कमी की जाए। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए। तो इस प्रकार प्रशासकीय सुधार के माध्यम से उदारवादियों ने जो अपनी मांगे थी वो ब्रिटेन अर्थात ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, लेकिन इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। यही कारण है कि 1905 से लेकर 1919 तक काल में उग्रवादियों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अर्थात वो नेतृत्व था उदारवादियों से उग्रवादियों की ओर हस्तांतरित हो गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता के समर्थक। इस प्रकार उदारवादी नेता भारत की राष्ट्रीय एकता के भी समर्थक रहे थे। वे देश के विकास में समस्त भारतवासियों का सहयोग चाहते थे और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। उदारवादी नेता, उनका मानना था कि धर्म, जाति, प्रांतीयता, धर्म, जाति,
प्रांतीयता आदि का भेदभाव भुलाकर देश को संगठित होकर कार्य करना चाहिए, अर्थात एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए। नेक्स्ट है उदारवादियों की कार्यविधि। इस प्रकार उदारवादी नेता वैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे। वे ब्रिटेन सरकार की सेवा में प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र प्रस्तुत करते थे और विनम्र भाषा का प्रयोग करते थे ब्रिटिश सरकार के सामने। इसके अलावा उदारवादी नेता प्रस्तावों से इंग्लैंड के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए शिष्टमंडल को लंदन भेजते थे। उदारवादी ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने के विरुद्ध थे। वे हिंसात्मक और क्रांतिकारी उपायों का सहारा नहीं लेना चाहते थे और ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए रखने के पक्ष में रहे थे। इस प्रकार उदारवादियों की कार्यपद्धति और विचारधारा यही समाप्त होती है। अब हम देखते हैं उदारवादियों की सफलताएं क्या रही। नंबर 1 है ब्रिटिश शासन के दोषों को प्रकट किया। नंबर 2 लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। नंबर 3 समाज के भिन्न भिन्न तत्वों को इन्होंने एकता के सूत्र में बांध दिया। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और इस प्रकार उदारवादियों के प्रयासों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आधार है वो तैयार हुआ था। तो इस प्रकार इनकी सफलताएं, उपलब्धियां एक बार संक्षेप में फिर देख लेते हैं। नंबर 1 है ब्रिटिश शासन के दोषों को प्रकट करना। तो उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के दोषों और कमजोरियों को निर्भीकता पूर्वक इन्होंने प्रकट किया था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के वास्तविक स्वरूप को जनता के सामने रखा और सरकार की दमनकारी और शोषणकारी नीति की इन्होंने आलोचना भी की। नंबर 2 है राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। तो उदारवादी भारतीय राष्ट्रीयता के जनक भी थे। उन्होंने भारतीयों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिकता एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर आपस में एकता के सूत्र में बंध जाएं और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए और देश को एकता के सूत्र में बांधा जाए। और अंग्रेजों की जो भिक्षावृत्ति नीति है उसको दूर करने के लिए उन्होंने लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया। इसी प्रकार नेक्स्ट है समाज के भिन्न भिन्न तत्वों को एकता के सूत्र में बांधना। इस प्रकार उदारवादियों ने प्रांतीय तत्वों को एकत्रित कर राष्ट्रीय सूत्र में गूंथा। वे भिन्न भिन्न भागों में बिखरे हुए जो लोग थे उनको एकता के सूत्र में बांध दिया और इन सब से संपर्क स्थापित कर सामंजस्य की भावना उत्पन्न की समाज के अंदर। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। तो उदारवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान की और उनमें प्रजातंत्र स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। इन नेताओं ने उदारवादी वार्षिक अधिवेशनों, प्रस्तावों और शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी समस्याएं और मांगें पेश करते थे और देशवासियों में जन जागृति उत्पन्न करने का जो कार्य है इन्हीं के द्वारा ही किया जाता था। इसी प्रकार नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। तो इस प्रकार उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावनाओं को संचालित किया और स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि जो कि उदारवादियों के हाथों ही शुरू की गई थी, इसके आधार पर भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। तो इस प्रकार उदारवादियों की सफलताएं समाप्त होने के पश्चात अब देखते हैं इनकी क्या असफलताएं थी या फिर दुर्बलताएं रही थी। नंबर 1, इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया था जो कि उचित नहीं था। इसके अलावा ब्रिटेन साम्राज्य संबंधी जो धारणा थी इनकी वो भी गलत थी, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है प्रेम पूर्वक समन पत्रों, प्रार्थना पत्रों से इन भारतीयों की मांगे मानने को तैयार वो नहीं थे। तो ये इनकी एक
असफलता सिद्ध हुई, क्योंकि ये बिना हिंसात्मक सहारों के अपनी मांगे मनवाने के पक्ष में थे, जबकि अंग्रेजों ने उनकी मांगे अर्थात संवैधानिक साधनों के द्वारा जो मांगे मानने का जो कार्य था उनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इस प्रकार जो इनके संवैधानिक साधनों की जो थी प्रभावहीनता वो सामने आ गई थी। इसी प्रकार उदारवादियों में आत्म त्याग की भावना का प्रसार हुआ था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज प्रेम पूर्वक उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। अतः उदारवादी देशभक्त भी थे और राष्ट्र निर्माण चाहते थे, परंतु उनमें आत्म त्याग, बलिदान और कष्ट सहने की उनमें शक्ति भी थी। तो इस प्रकार जन साधारण का समर्थन है जो वो इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि उदारवादी जन साधारण पर अधिक प्रभाव ये नहीं डाल पाए। उनका साधारण जनता से संपर्क नहीं रहा। इस कारण उनका जो आंदोलन था वो शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह गया था और जन साधारण की सहानुभूति जो थी वो उदारवादी नेताओं को प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो इस प्रकार उदारवादी की कार्यपद्धति, विचारधारा और उनकी जो सफलताएं, इसके अलावा क्या इनकी असफलताएं थी, उनकी जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।